प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि सोल्यूशन पार्ट 3 के नाम से था, उसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के अंतर्गत बताया था नॉर्मेलिटी के बारे में, और नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताया था। उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए अगली कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी 6 नंबर पर। देखिए, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में मिला करके आपने टोटल कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी? 5। अगली 6th कंसंट्रेशन टर्म आपकी कौन सी होगी? मोललता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलालिटी। देखिए, थोड़ा डिफरेंस है। इसके पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था मोलरता, जिसको मोलारिटी कहते थे। यहाँ पे कौन सी पढ़नी है? मोललता, इसको हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलते हैं। तो मोलरता में और मोललता में थोड़ा डिफरेंस होता है। मोलरता मैंने बताया था कि विलयन का जो आयतन होगा वो कितना होगा? 1 लीटर, और विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जितने मोल घुले होते हैं, जितने मोल डिजॉल्व होते हैं, उसी को कहा जाता है विलयन की मोलरिटी, मोलरता कहा जाता है। उसी तरह से इसमें क्या होगा? इसमें विलयन का आयतन ना होकर के विलायक का भार हो जाएगा, और जो विलायक का भार होगा वो 1 किलोग्राम लिया जाता है। तो जहाँ पे मोलारिटी में विलयन का आयतन था, वहाँ पर जो मोलालिटी होगी, जो मोललता होगी, इसमें क्या होगा? विलायक का भार लेंगे, और विलायक का जो भार होगा अगर ग्राम में रखेंगे तो 1000 ग्राम होना चाहिए, और अगर आप किलोग्राम में लेते हैं तो वहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम होना चाहिए। तो इसमें डिफिनीशन हो जाएगी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 100 grams or 1 kilogram of solvent is called molality of solution. It is represented by स्मॉल m। तो जो मोलालिटी होती है सॉल्यूशन की, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m से। मोलालिटी को कैपिटल M से डिनोट करते थे, और मोलालिटी को किससे करेंगे? स्मॉल m से करेंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। यानी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। और मोललता को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे डिफिनीशन है कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, तो मोलालिटी का फार्मूला हो जाएगा मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो जब मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे किसी सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे फार्मूला क्या यूज करेंगे? मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। विलायक का भार किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। फिर आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला होता है। तो चूंकि होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में जो सोल्यूट का मास होगा, जो विलेय का भार होगा, किस में लिया जाएगा? ग्राम में लिया जाएगा। तो ये ग्राम में हो जाएगा, अपान हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का जो मास होगा किस में होगा, ग्राम में होगा, अपान हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से। तो इसकी जगह हो जाएगा स्मॉल w और किस में रहेगा, ग्राम में। और मॉलिक्यूलर मास को किससे करते हैं, m से या mw से डिनोट करते हैं। तो चूंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला क्या यूज करते हो, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो इस फार्मूले में जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो फार्मूला बन जाएगा मोलालिटी इज इक्वल्स टू वेट यानी स्मॉल w अपान हो जाएगा mw इंटू, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, जो विलायक का भार होता है, उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से विलेय पदार्थ के मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से, उसी तरह से जो विलायक होगा उसका जो मास होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से। तो इनटू में हो जाएगा कैपिटल W, और ये किस में रहेगा, किलोग्राम में। ये मोलालिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा। ये सब फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब आगे न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो उनमें सब फार्मूले यूज होंगे। तो डिफिनीशन हो जाएगी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ के मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार, और विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में। फिर चूंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होते हैं। तो इस फार्मूले में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है वहाँ पे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा मोलालिटी इज इक्वल्स टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। यहाँ पे जो स्मॉल w है किसका भार है, विलेय पदार्थ का भार है, किस में रहेगा, ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट जो है ये भी विलेय का रहेगा, और कैपिटल W जो है ये किसका भार रहेगा, विलायक का भार रहेगा। फिर यूनिट जब लिखेंगे, यूनिट देखिए क्या हो जाएगी। अब इसमें डिफिनीशन में कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, जो फार्मूला लिखा हुआ है। तो मोल्स हो जाएगा यहाँ पे मोल अपान है मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें, किलोग्राम में। तो मोल पर केजी, यानी मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम होती है। तो मोलालिटी की देखिए यूनिट क्या थी, मोल प्रति लीटर थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन का वैल्यूम लेते थे लीटर में। यहाँ पे हम विलायक का भार किलोग्राम में यूज़ करते हैं मोलालिटी में, इसलिए मोलालिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगी। फिर जैसे मैंने बताया था कि मोलारिटी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन के अलग अलग नेम थे, देखिए मैंने उसमें वीडियो में बताया था आपको। नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सोल्यूशन के नेम होते थे। उसी प्रकार से जो सोल्यूशन की मोलालिटी होती है, मोलालिटी के अकॉर्डिंग भी सोल्यूशन के अलग अलग नेम होते हैं। जैसे मैंने आपको ध्यान होगा मोलारिटी में बताया था कि अगर किसी सोल्यूशन की मोलारिटी हाफ हो या 0.5 हो तो उसको हम सेमी मोलर सोल्यूशन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी हाफ हो या 0.5 हो, और मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। तो अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी m/2 हो, स्मॉल m/2 हो, या स्मॉल m/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 m हो, 0.5 m हो, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाएगा सेमी मोलल सोल्यूशन। सेमी मोलल यानी जहां पे आप मोलारिटी में मोलर शब्द यूज करते थे, वहां पे मोलालिटी में कौन सा वर्ड यूज करना है, मोलल यूज करना है। तो वहां पे मोलर होता था मोलारिटी में, और यहाँ मोलालिटी में क्या होगा, मोलल होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी लगेगी। तो अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी m/2 हो या 0.5 m हो तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सेमी मोलल सोल्यूशन कहेंगे। उसी तरह से अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी 1 हो, अगर 1 m हो तो उसको कहा जाएगा मोलल सोल्यूशन। मोलल सोल्यूशन यानी जिस सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी होती, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलल सोल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह से अगर सोल्यूशन की मोलालिटी m/10 हो या 0.1 भी इसको ले सकते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है डेसीमोलल, डेसीमोलल सोल्यूशन। तो डेसीमोलल सोल्यूशन हो जाएगा।
अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी m/100 हो, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल m/100 हो, या 0.01 भी लिख सकते हैं, तो उसको कहा जाएगा सेंटीमोलल सोल्यूशन, सेंटीमोलल। और जब स्मॉल m/1000 हो या 0.001 हो किसी सोल्यूशन की मोलालिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिलीमोलल, मिलीमोलल। तो इस तरह से जो सोल्यूशन की मोलालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नेम में कैटेगराइज किया गया सोल्यूशन को। तो अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी, अगर किसी सोल्यूशन की मोललता m/2 होगी या 0.5 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी मोलल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी 1 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर m/10 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डेसीमोलल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी m/100 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमोलल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी सोल्यूशन की मोलालिटी m/1000 हुई तो उसको क्या बोलेंगे, मिलीमोलल सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये मोलालिटी हो गई। अगली कंसंट्रेशन टर्म आएगी फॉर्मेलिटी। तो जिस तरह से आपने मोलारिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा, उसी तरह से नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन टर्म होगी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो होती है इसमें ये रहती मोलारिटी की तरह ही है, बट यहाँ पे हम ग्राम फार्मूला मास लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला मास सल्यूट का यूज किया जाता है। तो जो फॉर्मेलिटी जो होगी उसमें फार्मूला मास सल्यूट का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी 7th कंसंट्रेशन टर्म होगी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इसको कहते हैं फार्मलता, फार्मलता। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म आपकी होगी फॉर्मेलिटी, फार्मलता। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें फार्मूला मास यूज करते हैं। स्पेशली जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के रूप में न होकर के इकाइयों के रूप में, यूनिट्स के रूप में होते हैं, तो उनके वहाँ पे हम फार्मूला मास का यूज़ करते हैं। तो फार्मूला मास इसमें यूज़ होता है, जबकि मोलारिटी में या नॉर्मेलिटी में, मोलारिटी में मॉलिक्यूलर मास यूज होता है, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट का यूज़ आप करते हैं। इसमें फॉर्मेलिटी में आपको क्या यूज़ करना है, फार्मूला मास का यूज़ करना है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला masses of solute dissolved in 1 liter volume of a solution is called formality of that solution, और जो फॉर्मेलिटी होगी इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से। तो जिस तरह से मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी अभी आपने पढ़ी उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह सोल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी होती है इसको किससे आप डिनोट करेंगे, कैपिटल F से डिनोट करेंगे। तो द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेज ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए या उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम फार्मूला मासेस देखिए लिखा हुआ है, ग्राम फार्मूला मासेस। तो ग्राम फार्मूला मासेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, उस विलयन की हम क्या कहेंगे, फार्मलता कहेंगे। अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम सूत्र द्रव्यमान डिजॉल्व होंगे, घुले होंगे, वही विलयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फार्मलता हो जाएगी। और फार्मलता जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
ग्राम फार्मूला मासेस एब्सोल्यूट अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा किस में रहेगा, लीटर में। फिर बताया जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालने में फार्मूला का यूज़ करते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह से जब ग्राम फार्मूला मासेस निकालेंगे तो उसके लिए होता है ग्राम फार्मूला मासेस, ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल्स टू मास एब्सोल्यूट, और सॉल्यूट का जो मास होगा वो किस में होगा, ग्राम में, अपान हो जाएगा फार्मूला मास एब्सोल्यूट, फार्मूला मास एब्सोल्यूट। तो जिस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने में फार्मूला यूज करते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह से जब हमको ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालने होंगे, जब हमको ग्राम फार्मूला मास निकालना होगा, तो वहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, मास एब्सोल्यूट, यानी विलेय का भार, और विलेय का भार किस में रहेगा, ग्राम में, अपान हो जाएगा फार्मूला मास एब्सोल्यूट। फार्मूला मास का मतलब सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ पे जब ग्राम फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे विलेय पदार्थ के लिए, तो फार्मूला यूज करेंगे विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपान हो जाएगा विलेय का सूत्र द्रव्यमान। फार्मूला मास का हिंदी क्या होगा, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। अब इसको जब इस फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, अब जहाँ पे लिखा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेस एब्सोल्यूट, वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, देखिए ग्राम फार्मूला मास किसके इक्वल हैं, मास एब्सोल्यूट अपान फार्मूला मास एब्सोल्यूट, तो इसके जगह हो जाएगा मास एब्सोल्यूट अपान हो जाएगा फार्मूला मास एब्सोल्यूट, तो जाएगा मास एब्सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रहेगा, अपान हो जाएगा फार्मूला मास एब्सोल्यूट, फार्मूला मास एब्सोल्यूट इनटू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखते हैं, वी से, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी की यूनिट हो गई। तो डिफिनीशन हो जाएगी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फार्मलता कहते हैं, और फार्मलता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से, ठीक है। ये फार्मेलिटी निकालने के क्या हो गए, फार्मूले हो गए। इन फार्मूले को हम ठीक से लर्न करेंगे जिससे कि आगे न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो 7वीं कंसंट्रेशन टर्म आपकी कौन सी थी, फार्मेलिटी, और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म आपकी जो बची शेष जो 8th नंबर पर होगी वो है आपका मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो मोल फ्रैक्शन में देखिए, मोल फ्रैक्शन अगली होगी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म ये भी है। तो नेक्स्ट 8th नंबर पर कंसंट्रेशन टर्म होगी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम कहेंगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़नी है मोल प्रभाज। देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो मोल प्रभाज होता है, ये विलेय और विलायक के लिए निकालते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके स्मॉल n मोल हैं प्रेजेंट हैं, और जो आपका सॉल्वेंट है उसके कैपिटल N मोल प्रेजेंट हैं। तो अगर माने हम सपोज ए सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल n मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम ये मान लें कि किसी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है, जो विलेय है, उसके कितने मोल हैं, स्मॉल n है, और जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, उसके कितने मोल हैं, कैपिटल N है। तो ऐसी कंडीशन में जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन जो होता है इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन होगा
इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एक्स से करेंगे। तो जब विलेय पदार्थ के निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स, यहाँ लिख देंगे नीचे सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सॉल्यूट से करेंगे। ये हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इस फार्मूले से निकलेगा। और जब सॉल्वेंट का निकालेंगे तो जाएगा एक्स सॉल्वेंट कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं इनसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या निकलता है, मोल फ्रैक्शन निकलता है। अब देखिए डिफाइन कैसे करेंगे मोल फ्रैक्शन को। यहाँ पे देखिए जब आपने लिखा एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो यहाँ पे स्मॉल एन किसके मोल हैं, विलेय के मोल हैं। स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों मिला करके ये विलेय और विलायक के हैं, तो अगर हम विलेय और विलायक के मोल को जोड़ें तो किसके मोल हो जाएंगे, विलेयन के टोटल मोल हो जाएंगे। अर्थात हमको विलेयन में जिस घटक का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है, जिस घटक का, जिस कंपोनेंट का मोल प्रभाज निकालना होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन हो जाएगी विलेयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। आप लोग जानते हैं विलेयन के दो घटक होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो विलेयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर सॉल्यूट के लिए होगा तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या और बटे हो जाएगा सॉल्यूशन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों में किसके किसके मोल काउंट करेंगे, विलेय के और विलायक, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिला करके क्या हो जाएंगे, विलेयन के कुल मोल हो जाएंगे। तो विलेयन के किसी घटक के मोलों की संख्या हो, चाहे विलेय पदार्थ हो चाहे क्या हो, विलायक आपका हो, तो विलेयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो सॉल्यूट का निकालने के लिए फार्मूला होगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सॉल्वेंट के लिए फार्मूला होगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो देखिए किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल एन जो यहाँ पे हैं किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्यूट के, और जो कैपिटल एन है ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्वेंट के। तो इस तरह से लास्ट कंसंट्रेशन टर्म तो आपकी कौन थी, मोल फ्रैक्शन थी। तो ये आपने स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा जो टोटल 8 होती हैं। इनके द्वारा किसी विलेयन की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता बोर्ड में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अभी तक टोटल आपने 8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसमें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आएगा कंसंट्रेशन टर्म पे तो लिखा होगा निम्नलिखित में कौन ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित होगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन सी ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेबल होंगी, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी, और कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आपकी हो जाएंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो पहली हो जाएंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी जो ताप पर निर्भर करेंगी, और सेकंड हो जाएंगी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी ताप पर कौन सी निर्भर करेंगी कौन सी नहीं करेंगी, यहाँ आपको समझा देते हैं जिससे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए ऐसी सभी कंसंट्रेशन टर्म जितनी आपने पढ़ी उन सभी में ऐसी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स जिनमें वैल्यूम यूज़ होता है, जिसमें आयतन का प्रयोग किया गया है, वो सभी टेम्परेचर पर क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो वैल्यूम को अफेक्ट करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे वैल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। तो जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वैल्यूम यूज होगा वो सभी टेम्परेचर पर क्या होंगी, डिपेंड करेंगी, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वैल्यूम यूज़ नहीं होता,
वैल्यूम का कोई यूज़ नहीं है, वैल्यूम नहीं यूज़ हुआ है, वो सभी आपकी जो होंगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, यानी वो ताप पर निर्भर नहीं करेंगी, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो ज़रा सोचिए, अभी तक के जो वीडियोस आपके सोल्यूशन के हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से, उनमें सब में सोचिए कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी थी, सारी आपने पढ़ ली हैं, तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी थी जिनमें वैल्यूम यूज हुआ, तो कौन सी ऐसी हैं? एक आपका था कंसंट्रेशन टर्म, मैंने पढ़ाया था सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपको सोल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में, वो कौन सा था? परसेंटेज। तो परसेंटेज में 3 कंडीशन थी, एक था परसेंट मास बाई मास, एक था परसेंट मास बाई वैल्यूम, और एक था परसेंट वैल्यूम बाई वैल्यूम। तो देखिए, एक तो कंसंट्रेशन टर्म आपकी जो थी परसेंट मास बाई वैल्यूम, तो इसमें देखिए V आपका क्या है? वैल्यूम है, आयतन है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी नहीं होगी? ताप पर निर्भर करेगी। दूसरी परसेंट वैल्यूम बाई वैल्यूम, इसमें भी देखिए V का यूज हुआ, वैल्यूम का यूज हुआ, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। फोर्थ आपने पढ़ी थी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तो उसमें वैल्यूम का यूज हुआ, तो अगली होगी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। फिर आपने मोलारिटी पढ़ी, मोलारिटी का भी फार्मूला लिखा था आपने, वेट अपान मालिकुलर वेट इनटू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो उसमें वैल्यूम का यूज हुआ। इट मीन्स जो मोलारिटी होगी सोल्यूशन की वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगी। एक पढ़ी आपने कौन सी? नॉर्मेलिटी में वैल्यूम का यूज हुआ तो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। एक आपने इस वीडियो में आज पढ़ी फॉर्मेलिटी में देखो वैल्यूम यूज होता है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म होंगी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी होंगी? इसमें एक आएगा परसेंट मास बाई मास। देखिए परसेंट मास बाई मास में वैल्यूम का कोई यूज है नहीं, वैल्यूम है ही नहीं इसमें। इट मीन्स ये टेम्परेचर क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। तो परसेंट मास बाई मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड इसमें कौन सा हो जाएगा? एक पढ़ा था आपने कंसंट्रेशन इन पीपीएम, यानी कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें भी देखिए वैल्यूम का कोई यूज़ नहीं था, तो ये भी आपका क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगा। अभी आपने इस वीडियो में एक पढ़ी मोलालिटी में भी देखिए V का कोई यूज़ ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला मोलालिटी का भी क्या निकला था? मास एब्सोल्यूट अपान मालिकुलर मास एब्सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी स्मॉल w अपान mw इंटू कैपिटल W। तो वहाँ भी देखिए V नहीं है, तो मोलालिटी भी जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी, यानी ताप पर निर्भर नहीं करेगी। और एक आपने लास्ट में ये पढ़ी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में भी देखिए वैल्यूम है ही नहीं, इट मीन्स ये भी टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो जो आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी तो उनमें देखिए जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म में वैल्यूम यूज़ हुआ है, आयतन आया है, वो सभी क्या होती हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि जो वैल्यूम होता है वो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म होंगी, पहली कौन सी होगी? परसेंट मास बाई वैल्यूम, ये टेम्परेचर पर ताप पर निर्भर करेगी। दूसरी कौन सी होगी? परसेंट वैल्यूम बाई वैल्यूम, ये ताप पर निर्भर करेगी। अगली कौन सी होगी? सॉरी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी, ये फिफ्थ हो जाएगी, ये सिक्स हो जाएगी। अगली कौन होगी? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो इतनी जो कंसंट्रेशन टर्म होती हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि इनमें वैल्यूम होता है और वैल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होता है, तो ये भी चेंज हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म हैं सभी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ होंगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होंगी? डिक्रीज़ होंगी। तो ये जितनी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म इस तरह लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होंगी? डिक्रीज़ होंगी। इधर जो कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट मास बाई मास, कंसंट्रेशन इन पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इनमें सब में देखिए वैल्यूम का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी।
अगले अपने वीडियो में हम आपको इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तब तक कि आप लोग नोट्स बना करके इन कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़िएगा, इनके फार्मूलों को लर्न करिएगा, क्योंकि यही सब फार्मूला आगे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करने हैं। थैंक यू।